तो 7.5 टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जिसमें सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो जैसे कि इसको डिफाइन किया गया है, द टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब देख भाई, ये क्या है? टॉर्क है क्या? देखो, कोई भी चीज को अगर आपको आगे ढकेलना है या खींचना है तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? फोर्स, है ना। जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई मुझे वो उधर आगे वो ढकेलना है वो ऑब्जेक्ट को, तो आप क्या करेंगे? पुश करेंगे। या मैं अपने पास खींच के लेके आना चाहता हूं तो उसको मैं क्या करता हूं? पुल करता हूं। तो ये जो पुश और पुल है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, सीधा आगे जाता है या सीधा पीछे आता है, तो उस टेंडेंसी को, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोर्स। कि फोर्स के कारण ये सब कुछ हुआ। किसके कारण हुआ? ये फोर्स के कारण। वही मैं कहता हूं कि मैंने क्या करा, अब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, कहीं से भी, जैसे यहां लगाया, और अब मैं ये देखता हूं उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? रोटेशन, है ना। ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? रोटेशन। या किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, गोल घूम रहा है कोई पार्टिकल, उसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर पार्टिकल दूर है तो वो क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। तो वो टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क। जैसे कि आपको अगर दरवाजा खोलना है, आपको क्या करना है? दरवाजा खोलना है। आप हालांकि फोर्स लगाते हो, आप क्या लगाते हो? आप अपने हाथों से तो क्या लगाते हो? फोर्स। आप तो सीधा ऐसे यूं ढकेलते हो, मगर वो फोर्स और वो जिस जगह पे आपने लगाया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलाकर बन जाता है टर्निंग इफेक्ट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। जब आप कोई नट या बोल्ट खोलते, जैसे मान लो पानी से बोल्ट खोल रहे हैं आप ऐसा सीधा सीधा फोर्स लगा रहे, मगर आप जो फोर्स लगा रहे हो और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं टर्निंग इफेक्ट, यानी कि टॉर्क। आप क्या करते हो? ढक्कन खोलते हो किसी जार का, तो आप फिंगर से इसको पकड़ते हो, आपके जैसे फिंगर्स ऐसे फोर्स लगाते हैं, जैसे ये वाला फिंगर इधर लगा रहा है टेंजेंशियल, ये वाला फिंगर इधर, ये वाला फिंगर इधर, ये फोर्स लगा रहा है। और अब आप क्या देखते हैं कि ये मेरा अप्लाई किया हुआ फोर्स और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों मिलकर क्या बन गए? टॉर्क, है ना। तो भाई यही हम लोग ने कहा कि ये क्या होता है? टॉर्क। एक ऐसा टर्निंग इफेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? रोटेट होता है। उसी टर्निंग इफेक्ट को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद रखना, उसी टर्निंग इफेक्ट को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, यानी टॉर्क को आप क्या कह सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो चलो थोड़ा उसको और समझने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट को हम लोग एक थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे एक्सिस को। लेट अस कंसीडर 3 म्यूचुअली perpendicular axis OX, OY and OZ
रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस OX, OY और OZ आपका इमेजिन करेंगे। तो भाई देखो, ये एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका मान लो जेड एक्सिस। ओके, और मैं क्या करता हूं, ये मान के चलता हूं ओरिजिन। अब ऐसा है कि मेरा पार्टिकल जो है पॉइंट P पर है, मान लो मेरा पार्टिकल जो है वो पॉइंट P पर है, और मैं इस पार्टिकल को गोल घुमाना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, इस पार्टिकल को गोल घुमाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो बोले r है। चलो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसको लगा रहा हूं फोर्स, वेक्टर f। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, उसको फोर्स लगाया, वेक्टर f। अब ऐसा है कि इस फोर्स के कारण मैं देखूंगा कि ये जो पार्टिकल है, जो भी है, इस y एक्सिस के अराउंड रोटेट होने लगा। मैं ये देखता हूं, ये पार्टिकल ऐसा 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 घूमने लगा y एक्सिस के अतराफ। मैं क्या कहूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा कि आपने अभी अभी कहा कि फोर्स और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों मिलकर क्या दे रहे आपको, टॉर्क दे रहे। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या रहेगा फिर। तो मैं लिखूंगा मैथमेटिकली टॉर्क acting on the particle is given as tau is equals to RF sin theta. The tau is equals to RF sin theta, where theta is angle between वेक्टर r एंड वेक्टर f। तो बोले इस तरह से आप दे सकते हैं। चलो, आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आया कि r और f है ना, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों मिलकर इसको क्या देंगे, टॉर्क देंगे, है कि नहीं। अपन एक एक बात पे आएंगे कि r क्यों आया वहां पर, अगर r नहीं रहता फॉर्मूले में, है ना, तो क्या होता, सब चीजों पे आएंगे। मगर पहले आप इस बात पे फोकस करो कि यार ये साइन थीटा क्यों आ गया, यहां पे साइन थीटा क्यों आ गया, किस कारण से सर ने यहां पर साइन थीटा लिखे। तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, एक बात बता, देखिए मेरा मिशन है, मेरा टारगेट है, मुझे इस पेन को रोटेट करना है ना। मैंने देखो ये फोर्स आप देख सकते हैं, ये फोर्स एकदम परपेंडिकुलर, थोड़ा ऐसा नहीं जान दो इंपल्स हो जाएगा। तो देखो मैं ये क्या करूं, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, रोटेट हो गया, रोटेट हो गया, ओके ठीक है। और अगर मैंने फोर्स को थोड़ा सा ऐसा क्रॉस लगाया तो हल्का सा रोटेट हुआ, है कि नहीं। अब अगर मैं फोर्स को ऐसा लगा रहा हूं, भाई खुल गया तो, है ना, अगर मैं फोर्स को ऐसा लगा रहा हूं तो क्या ये रोटेट हो रहा है, हाँ रोटेट हो रहा है क्या ये, नहीं। क्यों नहीं रोटेट हो रहा, क्योंकि फोर्स जो है पोजीशन वेक्टर को क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर से देखो, अगर मैं इसको ऐसा दबा रहा हूं पेन को, तो क्या ये रोटेट हो रहा है, अरे पेन रोटेट हो रहा है क्या, मैं पुश कर रहा पेन को, रोटेट हुआ पेन, पुल किया पेन को, रोटेट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इस जगह फोर्स लगा रहा मैं, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, कि इस जगह पे फोर्स लगा रहे हैं। और आपका जो फोर्स है पैरेलल है, पहली कंडीशन में क्या है, पैरेलल है, और अब ये एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट 180 डिग्री। तो एक बात समझ में आता है कि जो फोर्स हमारे पोजीशन वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, वो फोर्स कोई काम का नहीं, क्योंकि वो फोर्स उसको आगे पीछे सरका सकता है मगर उसको रोटेट करने में मुझे मदद नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई क्या। अगर मुझे दरवाजा खोलना है तो मैं उसको ऐसा खींचूंगा ना, ऐसा ढकेलूंगा ना, ऐसा तो नहीं दरवाजे को पकड़ के यूं खींचूंगा बोले रोटेट हो जा, होगा क्या, है ना। वो दरवाजा खोलना है तो तू क्या बोलूंगा, जा भाई दरवाजा खोल सोहन, तो सोहन ऐसा यूं पकड़ खींचेगा कि दरवाजे को, है ना। दरवाजा ऐसा खोलने का है तो भैया तू क्या करेगा, आके यूं पुश करेगा,
है कि नहीं? तो भाई हमको मालूम है कि इसको रोटेट करना है, हमारा दिमाग जानता है बात कि इसको रोटेट करना है, तो क्या करो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, है ना। और जितना तुम उसको मतलब फोर्स को जितना तुम क्या करोगे, मतलब एंगल तुम थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलते जाओगे, उतना टर्निंग इफेक्ट कम होता जाएगा, है ना। करते क्या ट्राई, सर का दरवाजा टूटा तो बोल के नहीं आता, जान दो फिर सर वो ना। तो भैया अब ऐसा है कि जैसा अगर मैं ये कहूं कि देखो यहां पर आप थोड़ी देर के लिए देखो, मैं इंपल्स लगा के देखता हूं, मैंने आप इसके रोटेशन को सेंस करना, कितनी तेजी से ये रोटेट हो गया। अब मैं थोड़ा सा एंगल ऐसा सेट कर रहा हूं, मैं ऐसा लगाने वाला हूं फोर्स। आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा, जितना पहले रोटेट हुआ था जितनी तेजी से, उतना ज्यादा रोटेशन नहीं हुआ, अब हो गया ज्यादा फोर्स ज्यादा हो गया था असल में, तो उतना ज्यादा जोर से नहीं हुआ। और अगर मैं उसको ऐसा मतलब ऐसा खींचता हूं ऐसा, तो ये रोटेट होगा नहीं। तो हम ये जानते हैं कि जो फोर्स पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा टू द पोजीशन वेक्टर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो फोर्स है ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, उसने एक रेडियस वेक्टर के साथ क्या करा है, एक पर्टिकुलर एंगल बना लिया है थीटा। समझ में आया क्या, है ना। मैं बोलूंगा भैया ये फोर्स ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ऐसी बात है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो मैं लिखूंगा कि भैया ये इस तरह से हो जाएगा f cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो मैं बोलूंगा ये फोर्स में असल में दो फोर्स है, ये फोर्स असल में दो फोर्सेस से मिलकर बना है ना। एक फोर्स वो है जो उसको क्या कर रहा है, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर है। दूसरा फोर्स कौन है, जो उसके पोजीशन वेक्टर को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आया आपको, है ना। तो मैं कहूंगा ये फोर्स असल में इसके दो हिस्से हैं, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है। तो मैं कहूंगा जो हिस्सा पैरेलल है, फोर्स का वो हिस्सा जो पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है, कौन है पैरेलल, बताओ उसको देख के डायग्राम को, f cos थीटा वेक्टर r को पैरेलल है ना। तो मैं बोलूंगा ये साला कुछ काम का ही नहीं है, ये मेरे कोई काम का नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसके वजह से हो सकता है ये आगे चल जाए मगर रोटेट तो नहीं होगा। तो रोटेट करने वाला हीरो कौन फिर, f sin थीटा। तो मैं बोलूंगा भैया मेरा जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या, पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पार्टिकल का क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हम लोग वो फोर्स लेंगे जो डिस्टेंस को कैसा है, परपेंडिकुलर हो। आई बात समझे आपको, हम वो फोर्स लेंगे जो डिस्टेंस को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और हमने कहा कि भाई वो कौन सा फोर्स है, f sin थीटा, है ना। तो इसी कारण से मैं क्या लिखा यहां पर, टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। आइए बात समझ में आया ये। अब अगर कोई बोले कि भाई सर मुझे फोर्स को कंपोनेंट्स में बांटना ही नहीं है, मैं नहीं बांटूंगा और मेरे को फॉर्मूला सही लिखना है, अब बताओ क्या करूंगा, है ना। क्या बोला मैंने कि मैं फोर्स को कंपोनेंट्स में नहीं बांटूंगा, मेरे को बंटवारा अच्छा नहीं लगता, मेरे को तोड़ना पसंद नहीं है लोगों को, तो फोर्स को भी तोड़ना पसंद नहीं है ना। मेरी जिद है कि मैं फोर्स को कंपोनेंट्स में नहीं बांटूंगा और मुझे टॉर्क का फॉर्मूला लिखकर बताओ। तो तुम अगर ऐसे जोड़ रखने वाले बंदे हो तो तुम्हारे लिए एक और सॉल्यूशन है। बोले क्या, तुम थोड़ा सा इसको पीछे खींचो। हाँ जी भाई खींच डाले पीछे। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि इसको परपेंडिकुलर हो, जो कि क्या है, इसको परपेंडिकुलर हो। देखो ये फोर्स है ना, माना कि ये लाइन इसको परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन क्या बता रही थी, क्या, क्यों, वो सभी को लेना पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर वो भी लाएगा कुछ ना कुछ भी, मेरा रीजन ऐसा था, मेरा रीजन वैसा था। उनका वो रेगुलर ऑटो वाला है क्या, पेरेंट्स को कॉल करो, बोलना आज का लास्ट डे मैं ले रहा हूं, बोलना वो ऑटो वाला भी अगर लेट आया तो मेरी गलती नहीं, उसके अंदर अगली बार से मैं लूंगा नहीं, और सबको भेजो फिर, अब एक के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते, सबको भेजो फिर। अब है कि नहीं भाई, दिल दरिया अपना। चलो सोहन,
तो भाई अब बात जो हो रही थी, वैसे मेरा भी दिल दुख दुख कर रहा था, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जा रहा होगा। मैंने बोला यार अपना मालूम है तुमको, दिल दरिया अपना। पार्टी दो, वाह। दरवाजा। तो बात क्या चल रही थी? ओ भाई बात क्या चल रही थी? जोड़ा तोड़ की बात चल रही थी। तुमने बोले भैया मैं फोर्स को कंपोनेंट्स में बांटूंगा नहीं, मुझे तोड़ना पसंद नहीं, अब मुझे फोर्स की तो वही वैल्यू लूंगा, तुमको जो करना है कर लो, है ना। तो बोले अब क्या? तो भैया रूल क्या कहता, हमें प्रोडक्ट चाहिए। किसका चाहिए प्रोडक्ट? फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अरे भैया किसका चाहिए? फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट चाहिए। अब हम कहेंगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो भले ही ये फोर्स ये है और ये डिस्टेंस मैं जानता हूं परपेंडिकुलर नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है ना। ये डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये आर परपेंडिकुलर करके जो दिया मैंने, चलो उसको एक काम करता, एक्स दे देता थोड़ी देर के लिए। तो बोले ये डिस्टेंस तो कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो मतलब मैं टॉर्क को ऐसा लिख सकता हूं x इंटू एफ। टॉर्क को क्या लिख सकता हूं मैं? x इंटू एफ। ये समझ में आया? अब माना कि टॉर्क को आप x इंटू एफ लिख सकते हैं, मगर x है कितना? मैं बोलूंगा देख साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। जी हां लगा लिए। क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x अपॉन ये कितना है? बोले r। तो x को क्या लिख सकते हो? r साइन थीटा। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r साइन थीटा इंटू एफ। देखो घुमा फिरा के क्या हुआ, वही चाया। तो तुम ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बात तो वही है, जा रहा पेट में, है ना। तो भैया ऐसे ही हुआ हो, तुम मान के चलो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो फोर्स का, है ना। दोनों में से कोई भी करो, घुमा फिरा के फॉर्मूला बनने वाला वही है। फिर किसी को याद आया कि अरे सर ये कहीं देखे जैसा लग रहा, नहीं बोले मेरे को तो नहीं दिखा, है ना। मैं बोला अब देख तू, ए बी साइन थीटा, ये कहीं देखा है क्या? है ना। बोले कहां देखा? वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। अब अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो बोले सर हम इसको भी लिखना चाहेंगे। आप बोलेंगे सर आप ही लिखो, मेरे को लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो अब ऐसा है कि ठीक है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। फिर कोई मुझसे सवाल करेगा कि सर आपने आर क्रॉस एफ कैसे लिखे? आपको कैसे मालूम कि आर ही पहले आएगा, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं आएगा? तो उसके लिए फिर हमको खेलना पड़ेगा, वो याद है वो राइट हैंड रूल। ये तो दोनों काले हो गए, लाल नीला। ये नीला ज्यादा अच्छा है ना। ये एक और आए रेड हो अंदर, आज सबको अलाउड किया मैंने, तुमको वो नहीं कर सकते, पार्शियलिटी हो जाएगी मेरी। तुमको मालूम है मेरा दिल दरिया है। इंसाफ होना तेरे को। चल तेरे को चाय मेरी तरफ से। नहीं वो बेचारा अकेले कल था बाहर, तो उसको सही बात है, सर आपने कल क्यों नहीं अलाउ की, फिर वो उसका हो सकता है। भाई आज आखिरी वार्निंग सुन लो, चाहे भूचाल आ जाए यानी जलजला, यू नो अर्थक्वेक, हाँ, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे घनी बारिश हो, चाहे बाढ़ आ जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कल 8:15 बजे से पहले आ जाना। अगर मैं एक बार एंटर हो जाए, जो मैं अराउंड 8:15 से पहले या उसके अराउंड एंटर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं एंट्री नहीं दूंगा। तुम्हारा ऑटो वाला आता, तुम्हारा एरोप्लेन वाला लेट आता, वो मुझे नहीं मालूम। बोल देंगे तुम, कह रहे भैया वो प्लेन में पेट्रोल भरा रहे थे, वो टाइम लग गया, बोले उसके अंदर, है ना, एयर ट्रैफिक ज़्यादा था, बोले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मुझे अलाउ नहीं किया, बोले लैंड करने के लिए, है कि नहीं। बोले भाई पता चला, बोले वो कोई तो बोले चाइना वाले बोले मिसाइल लेके पड़ गए थे पीछे मेरे। चल भाई देख मैं क्या बता रहा था रे, हाँ आर क्रॉस एफ का बता रहा था, थंब रूल। हाँ भाई देख इधर, एक बात बता, तुम अगर मान लो किसी स्क्रू को कसते हो, है ना, स्क्रू को कसते हो, या फिर अपन जैसे मान लो बोल्ट जो अपन बोलते हैं नट बोल्ट, एक मान लो यहां पर बोल्ट नट है, मैंने पाना लगाया उसको, है कि नहीं, और मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको ऐसा ढकेलूंगा तो ये बोल्ट किधर जाएगा? ऊपर,
अरे ऐसा ऐसा घर कसते ना अपन, तो ये भी नहीं मालूम क्या है ना, तो यूं यूं कर घुमाएंगे तो कहां जाएगा ऊपर। तो अब एक काम कर, मैं पानी से कसने वाला हूं उसको। तो देख भाई ऐसा है ना, ये क्या है, वेक्टर आर है यहां पर, क्योंकि मैं फोर्स लगाने वाला हूं ऐसा, क्योंकि देख मैं ऐसा खींच ढकेलने वाला हूं ना, तो मैं ऐसा फोर्स लगाने वाला हूं। तो मैं कहूंगा देख भाई मैंने लगाया पाना, मैं लगाने वाला हूं फोर्स इधर, जिस जगह फोर्स लगाने लगा वाला हूं उस पॉइंट को ध्यान दो, हाथ दिए दिए दिए, बोले यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो बोले पोजीशन वेक्टर है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और यू लगाने वाले हैं आप फोर्स। आपने कहा कि देखो इस पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर चला गया है ना, बोल्ट कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो इस टर्निंग इफेक्ट का असर क्या पड़ा, तो बोले टर्निंग इफेक्ट का यह असर पड़ा कि बोल्ट ऊपर चला गया। मतलब आर और एफ का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसका डायरेक्शन कहां जाता है, ऊपर की तरफ। तो इससे हमको ये समझ में आया कि अच्छा टॉर्क का डायरेक्शन इस सिचुएशन में राइट हैंड रूल से दिया जाता है। बोले अच्छा ठीक है, मान लिया कि भाई राइट हैंड रूल से दिया जाता है। तो बोले सीक्वेंस क्या सही रहेगा, तो देखो अब ये आर और ये ब्लू वाली पेन एफ है ना, और आपका ये रेड कलर का जो पेन है वो क्या है, आपका टॉर्क है। फिर से देखो, रेड कलर का पेन क्या है, टॉर्क, आर एफ। आपको मालूम है आर के और एफ के प्रोडक्ट से क्या मिला है, टॉर्क। आर के और एफ के प्रोडक्ट से क्या मिला है, टॉर्क। अब देखना यह सही है कि एफ क्रॉस आर सही है कि आर क्रॉस एफ सही है। तो बोले कैसे पता लगाएंगे, याद था तरीका, याद करो। अपन बेसिस को एक साथ जमा करते थे, ये इसका एरो हेड है, ये इसका हेड है, इसका हेड ये आएगा। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, बेसिस को एक साथ जमा करूंगा। चलो ये सारे बेसिस एक साथ जमा हो गए, है कि नहीं। और मैं फिर से जानता हूं मैंने किन किन चीजों को मल्टीप्लाई किया है, आर को एफ को, उससे नतीजा क्या मिला, टॉर्क मिला। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा, हाथ राइट हैंड ऐसा घुमाऊंगा, तो ऐसा जब घुमाऊंगा तो सबसे पहले कौन मिला, ये पेन क्या थी, मार्कर क्या था, आर था। तो पहले कौन मिला, बाद में कौन मिला, तो सीक्वेंस क्या सही, आर क्रॉस एफ। याद रहेगा सीक्वेंस क्या सही, आर क्रॉस एफ। मुझे मालूम है आर और एफ का असर कहां हुआ, ऊपर हुआ। आर और एफ का असर कहां हुआ, ऊपर हुआ। तो मैंने आर की डायरेक्शन बनाया, एफ की डायरेक्शन बनाया, बेसिस को सेम लाया, एक साथ लेकर आया। फिर मैंने राइट हैंड रूल लगाकर देखा तो मेरे को पहले कौन मिला, आर, बाद में कौन मिला, एफ। और उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि आर क्रॉस एफ गिव्स यू टॉर्क। ओके, थैंक यू। तो अब इसी कारण से मैंने क्या लिखा, आर क्रॉस एफ। अब ऐसा है कि अच्छा ठीक है, जब हमें उसका फॉर्मूला पता चल गया तो मैं उसका इजीली एसआई यूनिट पता लगा लूंगा। तो बोले एसआई यूनिट क्या आएगा, अरे भाई आर का डिस्टेंस का क्या है, मीटर, फोर्स का क्या है, न्यूटन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर। क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो बोले डायमेंशन क्या आएगा, बताओ कौन बताएगा, वेरी गुड, m1 l2 t माइनस टू, है ना, m1 l2 t माइनस टू। तो भैया मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इजंट इट। लिख लो बेटा। सोहन तूने 1986 वाला जैकेट क्यों पहना, तेरी पैदाइश है वहां पर।
86 है ना, 1986 मेरी असल में ईयर ऑफ बर्थ है ना। कन्फ्यूजन है वैसे मेरे को, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती एज बढ़ा के लिखते थे। अब मुझे जैसा कन्फ्यूजन है कि एज बढ़ा के लिखते थे, कुछ तो भी था वो जल्दी स्कूल में डालने के हिसाब से यार। अब ऐसा है कि ऑफिशियली मेरे भाइयों की एज जो है 1 साल बड़ी बताई गई है, अब बल्कि रियलिटी सबकी उनकी 1 साल छोटी है। अब ऐसा है कि मेरी भी ऑफिशियली 1986 है ईयर ऑफ बर्थ, मगर सच में 86 है क्या मेरे को पता ही नहीं एग्जैक्ट। लगा ले हिसाब, बस 40 को 2 साल बाकी रह गए, 38 है। लगता नहीं क्या, ज़्यादा लगते बोले नोट, if R and F are constant, मान लो आप फोर्स को नहीं बदलने वाले, फोर्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं करने वाले, फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी चेंज नहीं करने वाले, ना F को चेंज करोगे ना R को चेंज करोगे, बस आप जो चेंज कर सकते हो वो है थीटा, एंड ओनली थीटा इज वेरिएबल, एंड ओनली थीटा इज वेरिएबल, मतलब ये सिर्फ थीटा बदल सकता है। तो क्या सिर्फ थीटा बदलने के कारण टॉर्क बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। अगर वो दरवाजा जो है मैं उसको ऐसा जोर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, धड़ करके खुलेगा वो, है ना। और जैसे जैसे मेरे फोर्स का एंगल मैं क्या करते जाऊंगा, है ना, कम करता चला जाऊंगा, तो एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि भैया मैं कितना भी फोर्स लगाऊं पैरेलल, वो खुल ही नहीं रहा, टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल थीटा बदलने से टॉर्क भी बदला जा सकता है। तो फिर मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा, बोले मैक्सिमम टॉर्क जिसकी वैल्यू रहेगी R इंटू एफ, ये तब मिलेगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और मिनिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो जाएगी। Torque is also called as moment of force। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलकर भी बुलाते हैं। ये हो गया ना, अरे राइट साइड वाला हो गया क्या सभी का? चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। हाँ हाँ, two forces of equal magnitude acting on opposite of acting on
different points in opposite direction forms a couple of force, forms of a couple of force. That is, देखो एक ये मान लो कि एक रॉड पकड़ लेता हूं, जो ऑब्जेक्ट लेना है ले लो आप, मैं रॉड लेता हूं, सबसे आसान है वो बताने के लिए। तो एक रॉड है, रॉड के इस एंड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और इस एंड पे भी फोर्स लगा रहा हूं। मैग्नीट्यूड दोनों भी फोर्सेस का कैसा है बेटा? सेम है। दोनों भी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है ना। तो अब हम कहेंगे कि देखो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर आर है। दोनों बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर है। अब ऐसा फोर्स लगाने के कारण क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाता है। बोले सर हम कैसे माने? बता अदीबा, पैड बता। तो अब देखो जैसे ये पैड है ना, मैं राइट हैंड से इस पैड को आगे ढकेलूंगा और लेफ्ट हैंड से मैं इस पैड को पीछे ढकेलूंगा। अगर मेरा फोर्स राइट हैंड का भी और लेफ्ट हैंड का भी, दोनों भी फोर्स अगर इक्वल रहे तो ये जगह पे घूमेगा, इक्वली वो जगह पे बीच में से घूमेगा, है ना। और अगर ये मान लो मेरे फोर्स राइट हैंड का ज्यादा है और लेफ्ट हैंड का फोर्स क्या है? कम है, वो घूम तो जाएगा मगर थोड़ा आगे जाके ऐसा घूमेगा, है ना। तो भाई ऐसा है कि दोनों सिचुएशन में इसको कपल तो थोड़ा फील हो ही जाएगा, मगर उसमें एक लीनियर मोशन भी आ जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं राइट हैंड से आगे ढकेल रहा हूं, और भाई कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, अरे भाई सेपरेटली उनको दो रूम दो अच्छे से, जरा हो गया। करूं शुरुआत? रूम दो का मतलब होता है स्पेस दो, कुछ भी जाते कहीं भी जाते तुम लोग, है ना, है ना। अब देखो इधर क्या हो रहा कि भैया आप क्या कर रहे, राइट हैंड से उसको आगे ढकेल रहे, लेफ्ट हैंड से पीछे खींचे। देखो ये ऐसा है ना, मैंने क्या करा, यूं घुमाया, है कि नहीं। तो क्या प्रोवाइड कर रहा, मैं इसको कपल लगा रहा हूं उसको, है कि नहीं। है ना। तो देखो इधर राइट हैंड से आगे ढकेला, लेफ्ट हैंड से पीछे खींचा, तो क्या देखे आपने, गोल घूम गया ये। तो ये जो टॉर्क, ये भी टॉर्क इफेक्ट ही है, मगर इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, या कपल से ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फोर्स नहीं, दो फोर्सेस इन्वॉल्व है उसको गोल घुमाने के लिए, है ना। सादे वाले में क्या था कि ये वाला एंड फिक्स होता था और आप क्या करते थे, सिर्फ एक उसमें फोर्स लगाते थे और सिर्फ एक फोर्स के कारण क्या करता था, वो गोल घूमता था। मगर यहां क्या कर रहा है, दो फोर्स इन्वॉल्व है, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, और उसको ऐसा गोल घुमा दे, है ना। तो दिस इज कपल ऑफ फोर्स। थैंक यू। अब हो सकता है सिचुएशन ये भी आ सकती है, बेटा इधर ध्यान दे दे बच्चा, इधर ध्यान दे। तो भैया अब ऐसा है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर नहीं रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर नहीं है, आर और एफ, है ना, ये रहा इनके बीच में का डिस्टेंस। अब मैं क्या देख रहा हूं भैया, यहां तो फोर्स क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, ये तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो बोले एक काम करो, ये फोर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और ये फोर्स से उसका क्या करो, परपेंडिकुलर बनाओ। ये वाला तो एकदम परपेंडिकुलर था, तो टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ आ जाएगा। मगर यहां देखो क्या आ रहा है, ये असल जो आर है, मैं क्या देखता हूं, ये आर दोनों फोर्सेस को मतलब परपेंडिकुलरली नहीं जोड़ रहा है। मुझे तो वो डिस्टेंस चाहिए जो उनको परपेंडिकुलर जोड़े। मैं बोलूंगा अच्छा मुझे नजर आ गया, बोले देखो तुमने पीछे एक्सटेंड किया ना, तो देखो ये लाइन जो है इन दोनों फोर्सेस को कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन कैसी है, दोनों फोर्सेस को परपेंडिकुलर है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। अगर बात ऐसी है, मैं कहूंगा देखो ये वाली लाइन क्या है फिर, तो ये आर के और एफ के बीच का एंगल है थीटा। कैसा रे, x इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑपोजिट साइड, है ना। तो x ये लिया ना मैंने, तो अच्छा ठीक है, मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, फिर ये वाला लूँगा थीटा।
तो ये भी हो जाएगा थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, हाँ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। देखो इधर, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो पुरानी वाली लाइन किधर थी रे बाबा, वो आर, तो बोले ऐसी जा रही थी सीधी एकदम, है ना, ये देखिए ये वाली लाइन सीधी जा रही थी एकदम। अच्छा ठीक है ठीक है, फोर्स किधर है, तो बोले ये इधर आ रहा सीधा एकदम। अच्छा वो पुरानी वाली लाइन में और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, तो बोले थीटा। अच्छा ठीक है, तुमने ये पीछे की तरफ एक्सटेंड किया ना, हाँ जी एक्सटेंड किए, तो बोले देखो भाई ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल हो जा रहे हैं, हाँ जी हो जा रहे हैं, तो बोले ये फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर जब मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो बोले ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर साइन थीटा। तो अब मैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, या कपल ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, आर साइन थीटा इंटू एफ, या फिर वेक्टर फॉर्म में जिसे आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो कहने का मतलब यह था कि चाहे आप सिंगल फोर्स से उसको रोटेट करो या कपल ऑफ फोर्स से उसको आप रोटेट करो, तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला वही सेम आता है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। बात समझ में आई क्या, है ना, समझ में आया क्या। और यहां पर भी अपने दिमाग से आप कह सकते कि अगर मैं ये फोर्स पैरेलल लगा देता आर को, मतलब ये रॉड है, मैं दोनों हाथों से खींच रहा, इधर फोर्स भी लगा रहा, इधर भी फोर्स खींच लगा रहा, मैं बोलूंगा ये रॉड किधर रोटेट हो रहा, अरे कहां से रोटेट हो रहा भैया, है ना, ये तो जगह पे ही बैठा हुआ है यहाँ पे, क्यों बोले ऐसा क्यों हो गया, फोर्स नहीं लग रहे क्या, लग रहे, दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे, मगर वो फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं है ना, पैरेलल हो जाए पोजीशन वेक्टर। ठीक, लिख लो। नोट हो गया ना, चलो न्यूमेरिकल्स लेना शुरू करते हैं। मगर न्यूमेरिकल्स लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं नोट करके अगेन, सिंस vector tau is equals to vector r cross vector f, therefore vector tau is perpendicular to vector r and vector tau is also perpendicular to vector f, therefore vector tau dot vector r equals to 0 and vector tau dot vector f equals to 0। देखो भाई, वेक्टर प्रोडक्ट का अगर रूल आपको याद होगा, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका वेक्टर सी आता है, तो वेक्टर सी जो है वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है, याद है कि नहीं याद है, पुराने जमाने की बात है ना। तो भैया यहां ए क्रॉस बी अगर लेते हैं उसका आंसर सी आता है, तो सी ए को भी परपेंडिकुलर है और सी बी को भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा। तो अब वही मैं बात बोल रहा हूं, टॉर्क अगर आर क्रॉस एफ है तो टॉर्क जो है आर को भी परपेंडिकुलर है और एफ को भी परपेंडिकुलर है। फिर एक और बात बीच में आती है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो मेरा नॉलेज ये कहता है, मेरा तुम्हारा नहीं, मेरा नॉलेज ये कहता है कि कोई भी परपेंडिकुलर चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टॉ एंड वेक्टर आर इज जीरो एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टॉ एंड वेक्टर एफ इज ऑल्सो जीरो, दैट्स इट। कितना देखो पुराना जमाने का पूरा वेक्टर का नॉलेज, इसका नॉलेज धीरे 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 बाइंड अप होते आता है। हम बोलते हैं ना कि उसको एफर्ट जो है आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगर तुम्हारा पुराना बेस पक्का है, तुम्हारे एफर्ट्स जो है स्टडी करने के वो कम होते चले जाएंगे, तुमको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, है ना, अगर तुम्हारा पुराना बेस अच्छा है तो, क्योंकि ये चीजें तुमको वैसे ही समझ में आने लग जाएंगी, अरे हाँ हाँ वो बालू में समझ में आता है, परपेंडिकुलर है ना भाई, है कि नहीं। तुम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर तुमने देख ली, क्योंकि मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है, तुमने ये खुद देखे तो तुम बोले हाँ वो जीरो होते ना, बोले क्यों जीरो होते हैं भाई, अरे सिंपल सी बात है, ये परपेंडिकुलर है दोनों को। मगर मान लो भैया जिसने वो देख ही नहीं रहा, वो पुरानी बातों को रिवाइज ही नहीं कर रहा, वो पुराना अच्छे से उसका स्टडी है ही नहीं, तो फिर उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये याद रखना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर पूरा वर्क एनर्जी एंड पावर तक, ये बहुत बेस वाले चैप्टर टॉपिक है, ये पूरा मतलब फिजिक्स इस पे आधारित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। नहीं उसी का है ना, नोट है ना लिखा हुआ नोट, वो वहीं लिखना चाहिए था मैंने, बट मुझे बाद में ध्यान में आया वो।
मैं इसमें जोड़ देता ताकि आगे प्रॉब्लम ना जाए ऐसी। बता बेटा, पेन दे। ये चलो, हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हो गया ना भैया, जल्दी करो। बातें करके लिखने के बजाय उधर फोकस करके लिखो, याद रहेगा अच्छे से। हुआ? Find the torque of force vector F equals to 3I cap plus 4J cap plus 5K cap Newton about a point O whose position vector is vector R equals to I cap plus J cap plus K cap meters। तो भैया देखो, बात ऐसी है, कैसी है भाई? अमजद सेठ, ब्लू पेन, ब्लैक है दोनों भी। फाइव, फिर से बोलो। 5√2 मैग्नीट्यूड निकाल के बता रहे क्या आप? देखते हैं। द करेक्ट आंसर शुड बी, नहीं बेटा, एक देखो, 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और R क्रॉस F कितना है आपका? तुमने डॉट प्रोडक्ट तो नहीं कर डाले? क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना बेटा, मेरे को लगा ही कि तुमने डॉट प्रोडक्ट किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। देखो भाई, यहां सिंपल सी बात है, आर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर्स। एफ कितना है ना? 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप न्यूटन मीटर, नहीं न्यूटन बस, सॉरी, माइनस I कैप प्लस 2J कैप। एक बार फिर से चेक करो साइन को,
टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जे के, अच्छा आर के कोएफिशिएंट पहले लिखो 1 1 1 1 1 1 1, एफ के कोएफिशिएंट लिखो 3 4 5 3 4 5। अब क्या करेंगे, पहले तो आप आई कैप को ले लेंगे साइड में, आजा तू साइड में आजा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले यहां से करना, 5 1 जा 5 माइनस 4 1 जा 4 माइनस जे कैप। अब चलो जे वाले को ले लो साइड में, इनको छोड़ देना, इनके नीचे के कॉलम को छोड़ देना। तो 5 1 जा 5 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस के कैप। चलो अब के कैप की बारी, तो के कैप जब बोलते हैं आप तो के वाले को नीचे को छोड़ दो, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो अब आपके क्या, 5 माइनस 4 क्या होता है 1, तो 1 आई कैप, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो ये हुआ टॉर्क इन द वेक्टर फॉर्म, ये जो टॉर्क है इन द वेक्टर फॉर्म। और हम अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 न्यूटन मीटर। आया समझ में, चलो लिख लो। बाबा इसको जिसने कर डाला अच्छे से सोच समझ के, उसको इनाम, रहना ही दो इनाम के बारे में। पार्टी ये ले, आप तू बेटा काट के दिखाएगा तो तू पार्टी दे दूंगा तेरे को। चल तूने बोला ना पार्टी का, कौन बोला, अच्छा तूने बस मुंह हिलाया, वही बोला, इसकी आवाज़ तो ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी का हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आई थी। पार्टी ये कैसे बोलता हूँ, यूं करके दूँ दानिया, मुंडी छुपा देता पूरी। चलो देख, फोर्स कितने का लगा, अरे भैया फोर्स कितने का लगा यार, बोलते ही नहीं तुम लोग, फालतू पन्ना बोलो, जितना बोलने का वो बोलेंगे तुम बराबर। अरे नालायको, गधो, बेवकूफो, माठियो, फोर्स कितने का लगा, अरे नालायको, बेवकूफो, गधो, फोर्स कितने का लगा है, हैंड्स प्रूफ। मैंने तो नालायकों से पूछा था, मैंने तो गधों से पूछा था, तुम लोग ने बोल दिए हैंड्स प्रूफ है ना। चलो होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, सुपर डुपर हीरो लोग, अब बताओ कि भैया फोर्स कितने लगा, -10 के कैप न्यूटन। फोर्स कितने का लगा, -10, अरे इधर ध्यान दे, फोर्स कितने का लगा, -10 के कैप न्यूटन। कितने का लगा, -10 के कैप न्यूटन। अच्छा कहां लगा, अरे तुमने फोर्स लगाया तो सही, कहां लगाए, क्वेश्चन इंग्लिश आती ना सबको, तो पढ़ो बताओ कहां लगा, ओरिजिन पर। तो फोर्स लगा ओरिजिन पे। इमेजिन कर लो कि -10 के कैप मतलब पीछे की तरफ लगा है ना, तो मैं कहूंगा अब देखो तुमने इस साइड में फोर्स लगाए, तुमने लगाए इस साइड में फोर्स,
और अब हुआ क्या, उसके वजह से ये पार्टिकल यहां जो भी था वो रोटेट होने लगा, पार्टिकल जो है वहां पर रोटेट या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा। अब किसके अतराफ उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, एक ऐसे पॉइंट के अतराफ, वाई एक्सिस पे -1 ना, हाँ, एक इस पॉइंट के अतराफ, मतलब ये पॉइंट पी है मान लो, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो इसके अतराफ क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। बात समझ में आ रही क्या? बोले सर ये पॉइंट पी कहां से मिला, अरे एक्स एक्सिस पे 1 मीटर, वाई एक्सिस पे -1 है ना, आगे 1 मीटर और नीचे -1, इस तरह से। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मतलब ये वो लाइन है जिसके अतराफ वो गोल गोल घूम रहा है, ये वो लाइन है जिसके अतराफ गोल गोल घूम रहा है। तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर आर है कि नहीं। आपका डिस्टेंस को ऐसे बताऊंगा मैं, यहां से बताऊंगा वेक्टर आर। अब गौर से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, पूरा मैं ध्यान दो अच्छे से। पहले आपने क्या देखना, कितना फोर्स लगा, पहले क्या देखेंगे, कितना फोर्स लगा। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, कहां लगा, कहां लगा, ओरिजिन पे। घुमा किसके अतराफ, 1, -1, 0। तो बोले 1, -1, 0 के अतराफ घुमा। अब अच्छा ठीक है, चलो ये डायग्राम जरूरी नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा फील लाने के लिए, बस थोड़ा एरर हो सकता है डायग्राम में, है ना, मगर बस थोड़ा सा फील लाने के लिए। अच्छा ये पॉइंट पी के तरफ गोल गोल घूम रहा है वो, है ना, वो एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू है उसकी 1 मीटर, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है, -1 मीटर है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया इस लाइन की तरफ गोल गोल घूम रहा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा कि वेक्टर एफ कितना है, आप लिखेंगे -10 के कैप न्यूटन। हाँ जी, 10√2। तो मैग्नीट्यूड बता रहे क्या वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इसका ट्रिक वही है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, हाँ, क्योंकि इसकी खासियत एक। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, सुन लो गौर से, वेक्टर एफ तो -10 के कैप है, वेक्टर आर क्या है, आर क्या है, देखो वेक्टर आर होता, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं अपन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये देखो इनिशियल पोजीशन है इसकी, है ना, या ओरिजिन बोल के चलो इसका, ओरिजिन ऑफ टॉर्क, ओरिजिन ऑफ टॉर्क, ओरिजिन ऑफ टॉर्क, कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं, टॉर्क का ओरिजिन यहां पर ये, और ये है ओरिजिन ऑफ फोर्स, है ना। तो जब तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना रहता है, गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, अरे मुंडी नीचे डाल के देखो क्या दिखेगा, अरे गौर से देख, जब देखो ये वो बदक के जैसे मुंडी नीचे चढ़ती इसकी, देख इधर, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर, ऊपर ये ना, ऊपर, हाँ ऊपर लगा, कहां घूम रहा वो, पी की तरफ। तो आर क्या रहेगा, असली ये खेल कहानी में ट्विस्ट है, आर क्या रहेगा, तुम लेंगे सर 1i कैप -1 j कैप 0 k कैप, गलत। आर क्या रहेगा, तो देखो 0i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप -1i कैप -1 j कैप प्लस 0 k कैप, ये रहेगा। वही तो खेल बदल रहा है यहां पे कि अब देखो आगे दिखाओ, 0 -1 क्या होगा, -1i कैप, 0 -1 क्या आएगा, -1 j कैप, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं, और ये तो प्लस, ठीक है चलो 0 k कैप ही रहेगा। अरे भाई ये क्या कहानी में ट्विस्ट आया, अरे भाई देखना, देखो यहां फोर्स लगाया ना ओरिजिन पे, तो देखो जब ओरिजिन का फोर्स निकाला लगाना है, यहां लगाया तूने फोर्स, तो जब देखो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लोकेशन में से इसका लोकेशन माइनस करना पड़ता है। ये फाइनल पोजीशन है ना, ये इनिशियल पोजीशन है, तो देखो इस पोजीशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जहां फोर्स लगाते हैं, याद रखे, जहां फोर्स लगाते हैं उसके लोकेशन में से आप क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिन यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो लोकेशन है, फिर से बोलता हूं, जहां फोर्स लगाते हैं, गौर से देखो, गौर से सुनो ना, जहां फोर्स लगाते हैं, है ना, उसके लोकेशन में से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के लोकेशन को माइनस करते हैं। अगर कहीं और ऐसा होता, मान लो प्रॉब्लम में ऐसा कुछ ऐसा आता कि हम कह रहे हैं कि हमने जो फोर्स लगाया वो कहां लगाया, तो मान लो एग्जांपल के तौर पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लगाया,
पार्टिकल गोल गोल घूमने लगा। अच्छा कहाँ घूमने लगा? तो बोले भाई वो घूमने लगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मान लो इस जगह पे गोल गोल घूमने लगा। ये जो मैंने लोकेशन दिया काय की दिया? फोर्स लगाने की। ये लोकेशन मैंने काय की दिया? फोर्स लगाने की। ये लोकेशन मैंने काय की दिया? गोल घूमने की, कि इस जगह पे गोल घूम रहा है, इस जगह पे गोल घूम रहा है। बात समझ रहे क्या आप? है ना। अगर मैं बोलूंगा एक कमरा है, जैसे मान ले कमरे का वो कोना ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है कि नहीं? अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मैंने वहां से एक डंडा लिया, यहां से कैसे यहां तक के पूरा ऐसा, और तुम क्या कर रहे हो? उसको लोट रहे इधर, तो तुम इस जगह पे फोर्स लगा रहे ना, तुम इस जगह पे फोर्स लगा रहे ना, और वो डंडे का कोना वो कमरे के कोने के साथ में। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे सर टॉर्क कितना हुआ? तो मैं बोलूंगा आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोले यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो। तो बोले सर कितना आएगा? तो बोले यहां का लोकेशन क्या है? मान लो 1 2 3 1 आई कैप 2 जे कैप जो भी है ना, वो ठीक है। वहां का क्या है? 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो बोले माइनस करो, इसमें से जहां फोर्स लगा रहे हैं उसमें से वो वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करो, है ना। हालांकि वो 0 0 है, तो आंसर तो क्या आने वाला है? वही चाहने वाला है। मगर मैंने वो कोना इधर ला लिया, मान लो वही जो है कमरे का जो कोना मैंने बोला था, ये मैंने डंडा यहां पर लगाया ऐसा करके। अब इमेजिन कर लो ये डंडा यहां पर लगाया अपने इस तरह से, है ना। और अब आप क्या कर रहे हैं? उसको फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरफ से ऐसा। मैं बोला अच्छा ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, पॉइंट पी पे, और ये इस लाइन के अतराफ गोल गोल घूम रहा है, इस लाइन के अतराफ वो गोल गोल घूम रहा है। तो ये लोकेशन काहे की है? फोर्स की। ये लोकेशन काहे की है? फोर्स की। ये लोकेशन काहे की है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी आप निकालते हैं, भाई मेरी बात गौर से सुन लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को माइनस करेंगे। याद रहेगा? अरे हाँ या ना बोलो। फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख डालो वहां पे, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, मराठी में लिखो, जो लैंग्वेज में लिखना है लिखो, वहां पर लिखो। जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, उर्दू में लिखना है, काय में भी लिखो, जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो फोर्स की लोकेशन में से, तो फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को, तो फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को, फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को माइनस करते हैं। फोर्स की लोकेशन में से, फोर्स को नहीं करना रे बाबा, हाँ, फोर्स की लोकेशन में से एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को माइनस करते हैं। समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते? तो चलो अब इधर ध्यान दे। तो ये तो हो गया, हाँ चल 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 इधर ध्यान दे। तो ये एक फोर्स की लोकेशन थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन थी, माइनस की ये आया। अब देख टॉर्क क्या आएगा? वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ए भाई ध्यान दे इधर, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो बोले भैया ठीक है, आर क्रॉस वेक्टर एफ कितना आएगा? देखो भाई साइड में करते हैं आर क्रॉस एफ, आई कैप जे कैप के कैप। आर कितना है? -1 1 0, और एफ कितना है? 0 0 -10, है ना। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आंसर आएगा -10 आई कैप -10 आई कैप -10 जे कैप आएगा इसका आंसर। यानी -10 कॉमन निकालो तो आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन मीटर, ये आंसर आएगा, है ना। तेरा शायद से +10 आया होगा दानियाल, +10 आया था क्या तेरा? -10 आया कि +10 आया तेरा? -10 नहीं, पहले तूने इसका पहले तेरा +10 आया होगा ना, तो +10 आई कैप +10 जे कैप, क्योंकि तूने क्या किया था डायरेक्ट, तूने आई ये इसका साइन ले लिया था, है ना। समझा कि नहीं समझा? है कि नहीं?
अब वो भाई वही तो बोल रहा ना मैं, अगर नीट में ये क्वेश्चन आया ना तो ये वेक्टर फॉर्म में देगा, ये गलती होने के चांसेस है। बंदा क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट को देखेगा, फट से बोलेगा 1i -1 j, सॉल्व करेगा, वो देखेगा प्लस 10i प्लस 10j आंसर आ रहा, ऑप्शन में भी मौजूद है, सपने देखना चालू, मैं एमबीबीएस डॉक्टर है ना, एमडी एमएस भी कर लिया, पैसे भी कमाने लग गया। तो भैया ऐसा है, होश में रहो, बारीकी से एक एक चीज को देखो कि फोर्स कहां लगा, कहां घुमा, वो सारी बातें। क्रॉस प्रोडक्ट करो रे भाई, अब ये सिखाते नहीं बैठूंगा मैं बार बार कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते। जिसको नहीं जानता मेरे से पर्सनली आके पूछ लेना अभी थोड़ी देर से, शर्मना नहीं। ओ भाई बड़बड़ बंद करो, इस पे दिमाग लगाओ। तो क्या देखे आपने, एक दरवाजा है, दरवाजा जिसकी चौड़ाई कितनी है, इधर ध्यान दो, क्या हुआ दिख रहा नहीं? अबे इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आ रही। अ डोर 1.6 मीटर वाइड requires a force of 1 Newton. 1 Newton to be applied at the free end to open or close it. The force that it requires at point 0.4 meter distant from the hinges. Hinges बोले तो वो मुड़ता नहीं, वो जो स्क्रू लगे रहते जिसमें दरवाजा आगे पीछे मुड़ रहा, वो for opening or closing the door through same torque is. तो भैया देखो ये है हमारा, मान लो दरवाजा, बंद दरवाजा, एक हॉरर मूवी आती थी पहले, 1.6 मीटर, उसको खोले तो उसमें से एक भूत निकलता था, सामरी नाम का। उसको खोले तो उसमें से भूत निकलता था, सामरी नाम का, सामरी समरीन नहीं बाबा, नहीं तो लड़की का नाम समरीन होगा बोलेंगे तो भूत बोल रहे बोले मेरे को नहीं है ना कोई समरीन वाली, नहीं तो भाई पूरा बन जाती थी। तो भाई अब ऐसा है, ये दरवाजा है 1.6 मीटर वाइड चौड़ा, और आप उसको खोलने के लिए यहां पर फोर्स लगा रहे थे, कितने का? 1 न्यूटन का। इधर ध्यान दे रे,
गधे चाले मत कर। तो भैया देख, ये जो दरवाजा है 1.6 मीटर वाइड, मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह पे फोर्स लगा रहा हूं। कितने का फोर्स लगा रहा हूं? 1 न्यूटन का। ओके ठीक है, उससे दरवाजा खुल रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, यानी एक पर्टिकुलर टॉर्क से। फिर अब ऐसा है कि मेरा मूड बदला, मैं बोला यहां पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं कहां लगाऊंगा फोर्स? यहां लगाऊंगा 0.4 मीटर। मैं यहां से थोड़ा 0.4 मीटर की दूरी पे लगाऊंगा। ये पहला डिस्टेंस था R1 1.6 मीटर, अब मेरा दूसरा डिस्टेंस है R2 0.4 मीटर। हाँ या ना बोलो, है ना? अब मैं ये चाह रहा कि मैं भैया इस जगह पर फोर्स लगाऊं और टॉर्क मुझे सेम चाहिए, टॉर्क मुझे सेम चाहिए। आपने क्या बदले? जगह, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? और आपको क्या सेम चाहिए? टॉर्क। तो अब मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अरे बहुत सिंपल, कितना रहा? 4 न्यूटन। यस करेक्ट बेटा, 4 न्यूटन। अरे सिंपल सी बात है, आपको दोनों कंडीशन में क्या चाहिए? दोनों कंडीशन का टॉर्क कैसा होना चाहिए? तो बोलो दोनों कंडीशन का टॉर्क सेम होना चाहिए, है ना? मान लो दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर थे, तो R1 F1 इज इक्वल टू क्या आएगा? R2 F2। R1 कितने का है बेटा? 1.6। F1 कितने का है बेटा? 1। R2 कितने का है बेटा? 0.4। और F2 निकालना है अपने को। तो ये देखो 1 सा 4 सा हो गया काम। F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सिंपल। ए भाई क्या है ये? क्या है ये? यार 20-30 रुपए का आता हूँ स्प्रे, यार वो नहीं लाना हो रहा। पैसे होना क्या तुमको? ये लो, चाय लेके आ जा। डायरेक्टर साहब को बोलो पैसे तो स्प्रे लाने के लिए, नहीं तो मैं डोनेट करता। चलो एकदम धासु प्रॉब्लम। कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट पॉइंट O due to the forces as shown in each case. क्या पूछ रहा मैं? Forces and rod lie in the plane of paper and तेरे अठाने भी गिर गए बेटा। And axis of rotation is perpendicular to the plane of paper. चल
कर लो पहले कर लो। हाँ चलो, एक का 4, एक प्रॉब्लम है 4 प्रॉब्लम। तो भैया 4 अलग अलग कंडीशंस दी गई है तुमको। कंडीशन नहीं है, मतलब 4 अलग अलग प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगा, इसमें भी एक ही फोर्स लगा, इसमें 2 फोर्सेस लग गए, इसमें 3 फोर्सेस लग गए। और तुमको क्या करना है, हर एक में टॉर्क कितना होगा पता लगाना है। चलो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। पहला कितना 30। तो जी हाँ, पहला बिल्कुल सही है आपका। पहले एक बात बता दूं, ये फोर्सेस और रॉड जो है प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये जो प्लेन ऑफ बोर्ड बोलना चाहिए मुझे, उसमें ही है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ऐसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है ना। अब चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला वाला, पहले वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि भैया आप डायरेक्टली आर और एफ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोर्स परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स को परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर है। तो मैं लिखूंगा ठीक है, आर इंटू एफ यानी कितना 3 इंटू 10, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर। ये आ गया टॉर्क। दूसरा, अब देखो इसको, देखो आप इसको करना क्या पड़ेगा तुमको, 2 कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। एक हो जाएगा एफ कॉस 37 और एक हो जाएगा एफ साइन 37, है ना। तो हमको 18, वेरी गुड, सही है, 18 न्यूटन मीटर। अब अगर मैं दूसरे वाले पे जाता हूं तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन 37 लेना पड़ेगा मुझे। आर कितना है 3, एफ कितना है 10, साइन 37 कितना होता है भाई 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, ये कितना हो जाएगा फिर, है ना, 2 3 जा 6 3 जा 18 न्यूटन मीटर। और थर्ड कितना आ रहा 23, करेक्ट, वेरी गुड। थर्ड वाला देखो, अभी अगर थर्ड वाला देखेंगे हम लोग तो कितने फोर्सेस लग रहे, 2, इधर यहां देख, तो 2 फोर्सेस लग रहे। अच्छा, दोनों फोर्सेस के कारण जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। जैसे कि अगर मैं इस फोर्स को पकड़ता हूं तो इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो आर की तरफ हाथ करो, जिस तरफ एफ है उस तरफ मोड़ो। तो मैंने ऐसा मोड़ा, अंगूठा की तरह आ रहा सामने की तरफ, देख लो इधर अच्छे से, यहां से लेकर यहां तक ये है ना आर आपका,
ये आर है ना, तो ये आर के तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा जो फिंगर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने हाथों को कहां किया, आर के डायरेक्शन में, है ना, और जिस तरफ एफ है उस तरफ मोड़ो। अब इधर तो मोड़ नहीं सकता, एफ ऊपर है, तो एफ ऊपर की तरफ मोड़ा मैंने, तो अंगूठा किधर आया, सामने की तरफ, तो टॉर्क का डायरेक्शन सामने। वंस अगेन यहां पर भी देखो आर, ये भी आर इधर है और एफ इधर जा रहा है ना, आर क्रॉस एफ, अंगूठा किधर आया, सामने की तरफ। मतलब ये दोनों फोर्स इस रॉड को ऐसा घुमाएंगे, दोनों फोर्स इस रॉड को ऐसा घुमाएंगे। अगर दोनों फोर्स रॉड को ऐसा घुमाने वाले हैं तो दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम। तो अगर आप नेट टॉर्क निकालते हैं तो नेट टॉर्क जो है वो डायरेक्टली दोनों के टॉर्क को ऐड करने से निकल जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर डालो, काम खत्म। तो अच्छा ठीक है, पहला वाले फोर्स, पहला फोर्स उसको किसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते, चलो इसका ये परपेंडिकुलर है, तो इसका फोर्स कितना है 5 और डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरा वाला देखो, अपने को इसका परपेंडिकुलर चाहिए 10 sin 37 और डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 sin 37, तो 5 प्लस ये तो अपन निकाल चुके ना 18, तो कितना हो जा रहा है 23 न्यूटन मीटर नेट टॉर्क, है ना, ये हो जाएगा नेट टॉर्क। और ये चौथा वाला -7 आ रहा है, हाँ बराबर -7 करेक्ट। तो अब अगर चौथा मैं देखूंगा फोर्थ वाला, तो देखो कितने फोर्सेस लगे, 1 2 3 फोर्सेस लग रहे हैं इसको, है ना। तो मैं बोलूंगा जो नेट टॉर्क आएगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा, नेट टॉर्क जो भी आएगा इन सब का वेक्टर सम होगा। मैं ये इमेजिन करके चलता हूं कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऊपर ले रहे ना ऊपर वाला, तो ये फोर्स, जो फोर्स उसको ऐसा घुमाएगा तो उसके डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं। जो रॉड को ऐसा क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको अपन क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव। और ये अपन अपने मन में लेना पड़ता। और अगर जो रॉड को ऐसा घुमाएगा क्लॉकवाइज कैसा होगा, घड़ी है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रॉड को घुमाएगा उसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको आप नेगेटिव ले लो, है ना, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसको पॉजिटिव लो, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या ले लो, नेगेटिव, आपकी मर्जी। मगर मैं मेरे हिसाब से ले रहा, तो मैं बोलूंगा अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव, ये मेंशन कर दो, है ना, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले रहा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। देयरफॉर टॉ नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, चलो बारी इसकी, सबसे पहले इससे शुरू करेंगे, नहीं ये है ना, सॉरी, इसका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और 5 फोर्स इसका है, तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है तो उसको पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझे ना, अरे भाई बात को समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या करा, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा जो फोर्स, उसके टॉर्क को क्या ले रहा, प्लस, है ना, तो मुझे मालूम है 5 न्यूटन का फोर्स रॉड को ऐसा घुमाने वाला है। अरे भाई रॉड को तुम ऐसा ढकेलेंगे, 5 न्यूटन की फोर्स से ऊपर ढकेलेंगे तो रॉड ऐसा घूमेगा ना, ये रॉड है, आप ऊपर लगाएंगे तो ऐसा घूम रहा ना रॉड, तो ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरे फोर्स की, इसको ऑपोजिट घुमाने वाला है। अगेन फोर्स को मैं 2 कंपोनेंट में करता हूँ, साइन मत लगाना, यहाँ कॉस लगेगा, है ना, तो भैया ये कितना हो जाएगा f cos 37, अब मैं माइनस साइन लूंगा मगर, और डिस्टेंस कितना है 2 और 10 cos 37, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 cos 37। अब ये 2 क्यों आया भैया, क्योंकि डिस्टेंस 2 मीटर है। cos क्यों आ गया, क्योंकि भैया हमें वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है फोर्स का, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है साइन तो साइन नीचे आएगा, है ना, हमको वो देखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, तो बोले ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है डिस्टेंस को, तो ये कितना होगा f cos 37, है ना, प्लस ओके, और ये वाला टॉर्क, अरे ये तो 0 हो जाएगा, बोले क्यों 0, है ना, क्योंकि वो फोर्स कैसा है, पैरेलल है इसको, तो उसका टॉर्क तो 0 रहेगा, तो 5 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय
4/5 है ना, तो 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16 और 16 माइनस वो हो जाएगा नहीं रे, आंसर क्या है तो तुम्हारा? तो मेरा आंसर कैसा आ रहा गलत? 20 cos 37 क्या होता? 4/5 ही होता ना। मेरे पास भी आंसर लिखा हुआ है उसके अंदर -7। मैं क्या गलत कर रहा फिर? तुमने क्या लिए? साइन लिए क्या? फिर वो गलत है, एंगल गलत है, वो क्वेश्चन मैंने जो कॉपी किया वही गलत हो जा रहा हो। तो अब नहीं, उसको छोड़ो, अपन अपने आंसर को लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे। फिर वो जाएगा 5 - 16, वो जाएगा -11 मीटर। वो क्वेश्चन जो जिस बुक में से मैंने लिया वही गलत है वो, क्योंकि देखो फिर यहाँ पर 37 डिग्री नहीं 53 डिग्री होना चाहिए था, तो फिर आंसर सही आता था, या फिर 37 को इधर एंगल देना चाहिए था उसने, है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो ले रहे हो और इसके हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा। एक बार वैल्यू चेक कर लेता बस मैं। तो देखो पहला फोर्स डिस्टेंस 1 मीटर, वैल्यू 5 न्यूटन। दूसरा फोर्स डिस्टेंस 2 मीटर, वैल्यू 10 cos 37। हाँ, तो फिर भैया तीसरा फोर्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, ये 5 हुआ -20, और cos 37 कितना होता है? 4/5, sin 37 3/5, cos 37 4/5। 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16, 5 - 16 -11, सही है। लिखो, कॉपी करो, -11। बता, रेड पेन दे। फोर्थ वाला बताऊं फिर से? अच्छा देखो, कितने फोर्सेस लग रहे? 3, है ना, और मैं तीनों फोर्सेस को गौर से देखूंगा। मुझे मालूम है ये फोर्स रॉड के ऊपर की तरफ है, तो ये रॉड को ऊपर घुमाने वाला है। ये फोर्स रॉड के नीचे की तरफ है, तो ये रॉड को नीचे घुमाने वाला है। और वो फोर्स वो पैरेलल है, तो वो रॉड को तो घुमाएगा ही नहीं। ओके, मुझे एक बात मालूम है कि यहाँ 2 फोर्सेस है जो रॉड को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने वाले, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ेंगे अपन और किसी एक डायरेक्शन को निगेटिव, है ना। इधर ध्यान दो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ेंगे और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा कि मैं मेरी मर्जी से ले रहा हूं कि जो अगर रॉड एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो उसके डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लें, और अगर रॉड क्लॉकवाइज घुमा तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपन? नेगेटिव। ये समझा? अपने मन से लिया अपन, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ऐसा है कि टोटल टॉर्क क्या आएगा फिर? तो भले देखो तीनों फोर्सेस का टॉर्क निकालना पड़ेगा। तीनों फोर्सेस का टॉर्क क्या रहेगा? तो बोले पहले आप ये देखो, ये फोर्स कैसा है? तो बोले ये 5 न्यूटन का है, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर है कि हाँ ये तो पूरा परपेंडिकुलर ही है ना, तो साइन वाइन कुछ लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट r × f कर डालो। तो r कितना है? 1 मीटर, f कितना है? 5। अब ये माइनस क्यों करें? क्योंकि देखो 5 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा? रॉड को ऊपर घुमाएगा। 10 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा? रॉड को नीचे घुमाएगा, और ऊपर घुमाएगा जो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? पॉजिटिव। नीचे घुमाने वाले को नेगेटिव। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, अब हम इसकी साइन माइनस डाल दिए क्योंकि हमको मालूम है वो 10 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा? उसको नीचे घुमाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो कितना है? तो बोले 2 मीटर है। हाँ चलो लिख दिए 2 मीटर। अब हमें वो फोर्स लेना है जो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर हो। याद होगा आपको, पहले भी वही बोला था अपन ने, अपने को वो फोर्स चाहिए जो डिस्टेंस को क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो हमने कहा कि देखो हमको ये एंगल दिया है उसने 37 डिग्री, मगर इस बार जो एंगल है हमेशा क्या करता था? एंगल आर और एफ का देता था, आर और एफ के बीच का एंगल देता था। ये देखो हर जगह, यहाँ पर भी ये आर का डायरेक्शन है, एफ का डायरेक्शन है, तो हमेशा ये भी आर का डायरेक्शन है, ये एफ का डायरेक्शन है, तो आर और एफ के बीच में एंगल दिया जाता था। मगर इस बार थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ला दिया, उसने बोला मैं आर और एफ के बीच का एंगल नहीं दूंगा। मैं बोलता हूँ देखो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाया जो आर को परपेंडिकुलर है, जो क्या है? आर को परपेंडिकुलर, और इसके बीच का एंगल कितना है? 37 डिग्री। हमें वो फोर्स चाहिए जो कि आर को परपेंडिकुलर हो। तो जब मैं इस फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में बांटूंगा तो मुझे ये फोर्स का काम है जो परपेंडिकुलर है। तो बोले ये फोर्स कितना आएगा? तो बोले ये आएगा 10 cos 37, क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट को आप क्या बोलते हैं? आर cos 30 थीटा, सॉरी, और ये वाले को बोलते हैं आर
साइन थीटा, मतलब जिसके साथ एंगल होता है उसको कॉस लगाते, तो इसको कॉस लगाते, अगर ये वाला लेता मैं तो साइन लगाता। तो इसीलिए मैंने क्या करा उसको 10 cos 37। और ये वाला जो फोर्स है ये रॉड को देखो कैसा है, ये लेंथ को यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसा है, पैरेलल है। अभी अपन ने क्या बोले थे, अगर पैरेलल रहा तो टॉर्क नहीं लगता, उसका जीरो रहता। तो अब आपने क्या करे, -2 मल्टीप्लाई बाय 10 cos 37 प्लस जीरो का डाले, 5 1 5, 2 10 20, cos 37 4/5 होता है ना, ये वैल्यू याद होना चाहिए, कई बार यूज में आ गई। 37 53 90 3 4 5, तो cos 37 4/5, तो 4/5। अब इसको करो डिवाइड पे, वो 16 होता, -11। अच्छा, फिर अगर मैं पूछूंगा इन दोनों के असर से रॉड कैसे रोटेट हो रहा, क्लॉकवाइज हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, क्लॉकवाइज हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, तीन फोर्सेस का है मिला जुला असर है ना। ये तो बोल रहा मैं रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये बोल रहा मैं रॉड को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, और ये मियाँ सोच रहे कि मैं भी रॉड को घुमाऊंगा, मगर वो तो घूम ही नहीं रहा उनकी वजह से, है ना, तो वो तो एड़ा बांगड़ा है। तो अब भैया अब मुझे एक बात बता, चल रही किसकी है ना, 5 न्यूटन वाले की चल रही कि 10 न्यूटन वाले की चल रही, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा ऐसा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। साइन क्या आया, नेगेटिव, वो मैंने किसके लिए लिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यहां लिख सकता हूं, हेंस रॉड रोटेट्स क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया क्या, क्या है? इधर का हुआ, ठीक है। ए इधर ध्यान दे,
ऐसा जोड़ देना उसमें, COG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर फोर्स लगता है पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी का फोर्सेस जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड। अब तुम सोच रहे होंगे यार फोर्स कहाँ गया, सिर्फ डिस्टेंस ही तो बोला गया है, मगर फोर्स कहाँ गया। देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ऐसा है कि यहां ये रॉड जो है नीचे जो गिरेगा अपने खुद के वजन से गिरेगा, ये अपने खुद के वजन से नीचे रोटेट होने वाला है। अच्छा, वजन कहां एक्ट होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। जब भी आप बोलते हैं कि रॉड, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। अब अगर मैं बोलूंगा इस बॉडी का वेट 10 ग्राम है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 10 ग्राम है, तो पूरी बॉडी का वेट 10 ग्राम है, तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास का वेट क्या आएगा, वो भी 10 ग्राम ही जाएगा, है ना। तो हमेशा एक बात याद रखना कि सबसे पहले तो पूरी बॉडी का वेट जो लगता है वो कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो उसका जो भी वेट है, कितना बोला है, 6 किलोग्राम यानी 60 न्यूटन, वो कहाँ लग रहा है, पॉइंट बी पे लग रहा है। न्यूटन में बोलेंगे ना, मास बोले तो क्या है 6 किलो का, और वजन कितना हो जाएगा उसका वेट न्यूटन में, 60 न्यूटन। तो कहाँ लग रहा है वो, पॉइंट बी पे। ये बात ध्यान में रखना हमेशा। ये कितनी भी प्रॉब्लम आए कि भाई एक रॉड ऐसा रखा था फिर नीचे गिर गया, क्या टॉर्क होगा पता लगाओ, तो क्या देखना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अगर रॉड एकदम यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीचों बीच, है ना। और अगर टॉर्क निकालना है तो क्या करना, जैसे मान लो कि ये रॉड है सिंपल, और ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। रॉड की लंबाई है मान लो 2 मीटर, इसका वजन है 10 किलो, इधर का वजन कितना है 10 किलो। मैं पूछूंगा टॉर्क क्या आएगा, मान लो जैसे ही छोड़ेंगे तो टॉर्क क्या आएगा। तो सबसे पहले मान के चलो कि रॉड एकदम यूनिफॉर्म है, एकदम कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो बोले इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, बोले इधर आएगा। तो उसका वेट कहाँ लगेगा, बोले यहाँ लगेगा। वेट कितना रहेगा, तो बोले mg, तो बोले mg कितना हो जाएगा, बोले 100 न्यूटन। mg कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा ना। 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी बोलेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। अच्छा ठीक है, फिर टॉर्क क्या रहेगा, R इंटू एफ, यानी कि R इंटू डब्ल्यू। अच्छा R कितना लेंगे, ये नहीं लेंगे बाबा, आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। बात समझे क्या बेटा आप, है ना। कभी भी किसी बॉडी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अच्छा चाहिए यहाँ पर है क्या, अच्छा उसका वेट कितना है, तो बोले 100 न्यूटन है क्या, ये तो 10 किलो में दिया उसने, है ना। तो बोले 100 न्यूटन है क्या, अच्छा ठीक है, बोले फिर वो नीचे गिर रहा है उस वेट की वजह से। अच्छा कहाँ लग रहा है वेट, तो यहाँ लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। तो यहाँ से भले ही रॉड का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, मगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो R इंटू एफ यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 100 न्यूटन मीटर। अब वही रूल लगाओ यहाँ पर और सोचो क्या लगेगा। तो आपने बारी बारी से 3 बार 3 अलग अलग पॉइंट्स पे रॉड को तुमने रखे हैं। पहले कहाँ रखे आपने, पहले पॉइंट ए पे रखे ऐसा, तो अब आपको जैसे ही छोड़ेंगे रॉड ऐसे जाएगा। फिर दूसरा कहाँ रखे, पॉइंट बी पे, मगर पॉइंट बी की खासियत क्या है, वो सेंटर ऑफ मास खुद है, जितना वजन राइट साइड में उतना ही वजन लेफ्ट साइड में भी है वजन है। तो बोले वो कहाँ रोटेट करेगा, कहीं नहीं, वो तो बैलेंस रहेगा। अरे हाँ या ना, सेंटर ऑफ मास पे आप उसको रख रहे तो रोटेट करेगा क्या वजन से, वो तो बैलेंस करेगा, तो मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा 0। हाँ फिर उसके बाद कहाँ रखे आपने, पॉइंट सी पे, है ना, फिर वो अपने वजन से नीचे गिरेगा। तो भाई चलो एक एक करके सब टॉर्क पता लगाते हैं। तो सबसे पहला टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉइंट ए, तो बोले उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो बोले एक आर कितना रहेगा, ये रहेगा आर आपका, है ना, सेंटर ऑफ मास से दूरी। तो बोले वो कितना है, वो 2 मीटर है, फोर्स कितना है 60 है, तो कितना हो जाएगा 120 न्यूटन मीटर। अच्छा बी का कितना आएगा, अरे वो तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0 है ना। तो मैं बोलूँगा आर बी इंटू एफ, थोड़ी देर ऐसा लिख दूंगा आर बी इंटू एफ, और फिर मैं बोलूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय एफ यानी कि 0। फिर रही बात सी पॉइंट की, तो बोले कितना आ जाएगा वो,
तो बोले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 16 न्यूटन मीटर। समझा है कि नहीं? लिख दो। चल ज्यादा बड़बड़ करा ना बेटा, ये गंदा गलीज कपड़ा मुंह में ठूस दूंगा तो। चलो एक ऐसा ट्रायंगल फ्रेम ऐसा इमेजिन करो, ट्रायंगुलर फ्रेम। ट्रायंगुलर फ्रेम क्या करेगा कि 10 न्यूटन का जब फोर्स आप लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसा रोटेट करेगा, है ना। तो जब आप इसको इस तरफ फोर्स लगाएंगे, ये मतलब मान लो कि इस तरह से ऐसा ढकेला मैंने, ये देख ऐसा ढकेला मैंने 10 न्यूटन का, तो ये ऐसा घूमेगा। अच्छा 20 न्यूटन वाला फोर्स भी क्या करेगा, उसको ऐसा घुमाएगा। अकेला 50 न्यूटन वाला देखो, ये अगर मैंने फोर्स ऐसा लगाया तो ये हिंज है, मतलब ये स्क्रू है जिसके तरफ घूम रहा हो सब कुछ। तो अगर ये ऐसा लगाया तो ये इसको क्या अकेला ये इकलौता साला ऐसा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मैं फिर से अजम्पशन करता हूं सॉल्यूशन में, लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम करके चलो क्लॉकवाइज ज्यादा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन एज निगेटिव। तो अब बताओ वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर टॉ 1 वेक्टर टॉ 2 वेक्टर टॉ 3। चल बता, और सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रेडीमेड तुमको, कोई टेंशन नहीं। बोलो तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखना। ये क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये सिर्फ इकलौता है जो क्लॉकवाइज है। चल बता, -1 ना, फिर से देख, -29, फिर से देख, टॉ 1 क्या लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। चलो ये टॉ 1 और ये टॉ 2 लेना पड़ेगा ना आपको, और ये टॉ 3 लेना पड़ेगा। टॉ 2 क्या आएगा, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 4 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस टॉ 3 क्या लेना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 20
40 माइनस 200 प्लस 80। तो देख भाई 40 और 80 क्या होता है 120, 120 में माइनस 80 आना चाहिए। आया क्या? कितने लोगों का आ गया -80? वेरी गुड, गुड गुड। आया समझ में? -80 न्यूटन मीटर। ये हुआ क्या? कर लो, कर लो बात पहले। क्या है ये? पत्थर जैसी एक रिजिड बॉडी, ठीक है, एक रैंडम शेप की बॉडी है, और मैंने क्या किया, उसको पॉइंट सी पर ऐसा फिक्स कर दिया, है ना, और फोर्स F1 लगा रहा हूं इधर, फोर्स F2 लगा रहा हूं इधर, है कि नहीं? फोर्स F1 उसको ऑफकोर्स आपको मालूम है कि उसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और जैसे कि होता है हमेशा, मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेता हूं, पॉजिटिव, है ना, अपनी मर्जी है रे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, कहकशा खामोश, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, निगेटिव। तो मैं बोलूंगा कितने फोर्सेस लग गए अरे बाबा बॉडी पे? अरे बॉडी को देखो ना अच्छे से भाई, कितने फोर्सेस लग गए? 2 फोर्सेस लगे। अब 2 फोर्सेस लगे तो कितने टॉर्क लगेंगे? 2। तो मैं बोलूंगा जो आपका नेट टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा भाई? τ1 प्लस τ2, τ1 प्लस τ2, है ना। अब τ1 क्या रहेगा? तो बोले R1 क्या रहेगा? इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे ना, तो R1 F1, अगर मैं देखूंगा फिर से 2 कंपोनेंट्स में बांटूंगा, है ना, अपने को ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा? साइन वाला,
क्योंकि जो ये R1 को परपेंडिकुलर होगा वो अपने काम का है, तो वो हो जाएगा R1 F1 साइन थीटा 1, और ये भी परपेंडिकुलर रहेगा F2 साइन थीटा 2, मगर ये माइनस R2 F2 साइन थीटा 2 रहेगा, है ना। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और साइन थीटा क्योंकि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना था अपने को। आया समझ में? ठीक है, और ये इस हिसाब से मैं कहूंगा कि आंसर बस एक्सप्रेशन बनाना था और कुछ नहीं हो गया, यहाँ पर इक्वेशन बनाना था और कुछ नहीं था बस। तो यहाँ पर टॉर्क वाला मामला कंप्लीट हुआ। अब अगला जो रहेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा और एंगुलर मोमेंटम रहेगा। क्या ये क्वेश्चन है यहां से यहां तक? ये क्या, यहां फिगर लिखना था? फिर से बोलो, क्या बोल रहे? पाइवोटेड, इज पाइवोटेड, पाइवोटेड मतलब फिक्स कर देना कहीं ऐसा, उसको बोलते हैं पाइवोटेड। ठीक है, बाकी का देखेंगे कल। गेट रेडी फॉर योर रिटर्न टेस्ट।